नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। युद्ध का कहते हैं कि एक एक दिन जो है वो बहुत ही महंगा साबित होता है और 17 दिन बीत गए। अब स्थिति क्या है, ये सवाल सबके मन में है। 17-18 दिनों के बीत जाने के बाद स्थितियां क्या हैं, कौन ये युद्ध जीत रहा है, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आखिरकार ये जो युद्ध है वो ख़त्म कब होगा, ये सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों के जहन में है। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस बात को लेकर के हुआ है कि हम सब ये तो जान रहे हैं कि हमारा एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ शिवालिक एलपीजी लेकर के भारत में गुजरात के कांडला पर पहुंच गया। हमने ये भी सुना कि ईरान ने भारत के जहाज़ों को निकलने की अनुमति दी। लेकिन अब इसके आगे की सुनिए। आगे की बात यह है कि ईरान ने भारत के इन जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता देने के एवज़ में बड़ी मांग कर दी है। मांग क्या है? मांग ये कि फरवरी के महीने में 3 टैंकर भारत ने जब्त किए थे, उनको छोड़ने की मांग की है। साथ साथ ईरान ने ये कहा कि अभी युद्ध की स्थिति के अंदर उनके वहाँ पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, घायल हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ईरान को पड़ रही है दवाइयों की, मेडिसिन की। और ईरान ने भारत से कहा है कि वो उन्हें मेडिसिन दें, उन्हें दवाइयाँ दे दें। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है, रॉयटर की एक खबर है और खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने की बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठा। ईरान ने भारत से कुछ दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण, उनकी सप्लाई की मांग की है। अब भारत की सरकार पर है कि ईरान को क्या भारत सहायता देगा तो उधर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भारत के जहाज़ यहाँ से गुजर रहे हैं, भारत की सेटिंग हो गई ईरान के साथ। अमेरिका का रुख क्या होगा? क्या भारत पर अमेरिका का दबाव फिर आएगा? और अभी ये खबर जो रॉयटर्स की खबर है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से जो मुलाकात है उसमें ये चीज़ें निकल कर के सामने आई कि भारत ने फरवरी में एस्फाल्ट स्टार और अल जाफजिया स्टेलर रूबी, ये 3 टैंकर हैं, इनको जब्त कर लिया था। आरोप क्यों जब्त किया? आरोप यह है कि इन जहाज़ों ने अपनी पहचान को छिपाया और समुद्र के अंदर अवैध रूप से शिप टू शिप ट्रांसफ़र में हिस्सा लिया। फिलहाल ये टैंकर जो मुंबई के पास लंगर डाले हुए हैं, भारत की नौसेना ने जब ये देखा कि इन्होंने अपनी पहचान छिपा करके जो नेवी के रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया, जो समुद्र के रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया, तो इनको जब्त कर लिया गया था। अब भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ गुजारना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि देश का करीब 90% का जो एलपीजी का आयात है वो कहते हैं कि हम खाड़ी देशों से करते हैं। और फारस की खाड़ी में आप मानिए कि 22 भारतीय जहाज़ हैं, अभी भी 611 भारतीय नाविकों की फारस की खाड़ी में मौजूदगी है। इनकी सुरक्षा आवाजाही पर भी नज़र रखी जा रही है। एक और बात बताऊं मैं आपको कि 17-18 दिनों के अंदर अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से बाकायदा एक सबमरीन जो है वो वहाँ पर भेज दिया गया है, कुछ सैनिक वहाँ पर उतरे हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, ये अलग अलग मीडिया एजेंसियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अमेरिका ने बाकी देशों को इसमें झोंकने के लिए कहा कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वहाँ पर ईरान का अगर नियंत्रण ख़त्म कर दिया जाए तो आधी जंग ईरान हार जाएगा। इसलिए बाकी देशों से कहा कि सब अपने अपने जहाज भेजिए, ये जो रास्ता है
जहां से तेल गैस का पूरा निर्यात जो है वो होता है, और कई देश इस पर ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर के डिपेंड इस रास्ते पर है, और इसीलिए इस रास्ते की चर्चा आपने इस युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा सुनी होगी। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अब क्या होगा? क्या अमेरिका के कहने से बाकी देश अपने अपने वहाँ पर लड़ाकू जहाज भेज देंगे और वहाँ पर पूरा नियंत्रण जो है अब वो ईरान के हाथ से निकल जाएगा? ये इतना आसान नहीं है। फिलहाल पहली दफ़ा तो बात यह है कि देशों ने अपने वहाँ पर जहाज भेजने से अभी इनकार कर दिया है। अमेरिका इस पूरे मामले में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नाटो को भी चुनौती दी जा रही है। अब भाई बाकी देश ये सोच रहे हैं कि हम क्यों लड़ाई मोल लें, हम क्यों सीधे अपने जहाज वहाँ पर भेजें और ईरान से मोल लें। ईरान ये समझ रहा है कि अगर यहाँ पर कब्जा हो गया तो ये लड़ाई के नतीजे कुछ पलट सकते हैं, कुछ और होंगे। अब आप इस पूरी की पूरी लड़ाई को ऐसे समझिए कि अभी आज सुबह हमने खबरें देखी कि कैसे दुबई के अंदर हमले हुए, यूएई में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। रात में वहां पर ऐसी मिसाइल्स गिरी जहां सुबह तक धुआं उठता रहा, आग लगी रही, हाय तौबा मची हुई पूरी तरह से। हालांकि यूएई की तरफ से कुछ एक्शन भी हुआ है, और एक्शन क्या हुआ? कहा कि अगर यहाँ की कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, यहाँ का अगर कोई वीडियो बना करके इंटरनेशनली डाल रहा है, गलत जानकारी को फैला रहा है, तो हम कार्रवाई करेंगे। ये कई लोगों पर भी कार्रवाई होने की बात भी सामने आ रही है यूएई से। लेकिन आप देखिए कि ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि मेरे जो ड्रोन हैं वैसा ही हुबहू ड्रोन कुछ मिलता जुलता अमेरिका ने ड्रोन बनाए, और जो आसपास के इलाके वहां पर वो ड्रोन से हमले करता है और हमें बदनाम कर रहा है, ताकि पूरे के पूरे जो अमेरिका के झांसे में या बहकावे में कहें कि गुमराह हो जाए लोग और ईरान को अपना दुश्मन समझ बैठे और ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं कि ये हमला ईरान ने किया। ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई मेरे आसपास जितने देश हैं जो मुझ पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम उन पर हमला नहीं कर रहे हैं। और ये कहा कि अमेरिका ने इस तरह के ड्रोन बना करके हमले करवाए हैं जिससे वो ईरान को बदनाम कर सके। तो एक एंगल ये भी निकल के क्या रहा है कि अगर क्या इन देशों को ऐसा लगता है कि ईरान ही उन पर हमले कर रहा है आसपास के, तो क्या वो अमेरिका के साथ हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ईरान के दुश्मन बन जाएंगे? क्या ईरान ये जंग जल्दी से हार जाएगा? ये एक बड़ा चैलेंज है। इसमें अब भारत का रोल क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसे आगामी दिनों में भी हमें देखना होगा। ईरान ने हमारे लिए जहाज खोले, एलपीजी आई, अभी एक शिवालिक जहाज पहला पहुंचा, उसके आगे दूसरा जहाज है, फिर एक क्रूड ऑयल का जहाज है वो आना है। ये 3 जहाज तो हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल चुके हैं। लेकिन हमारी आगे की ऊर्जा ज़रूरतों का क्या होगा, वो हम हॉर्मुज स्ट्रेट से ही पूरा कर पाते हैं। अगर ये रास्ता जारी रहा तो सब कुछ हमारे लिए ठीक रहेगा। ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, या फिर जो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों को जानते हैं वो लोग कह रहे हैं। लेकिन शिपिंग मंत्रालय क्या कह रहा है? शिपिंग मंत्रालय भारत का कि नंदा देवी का जो जहाज है, अभी एक शिवालिक पहुंचा, इसके बाद में नंदा देवी नाम का जो जहाज है वो 40,000 टन एलपीजी लेकर के भारत आ रहा है। वो कल पहुंच जाएगा, अगले दिन। और इसके बाद में जगलाडकी है, ये 81,000 टन मुर्बान कच्चा तेल क्रूड ऑयल लेकर के भारत की तरफ आ रहा है, और ये भी मुंद्रा बंदरगाह पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ये भी करीब करीब इसके साथ ही पहुंचेगा कि क्योंकि ये तीनों जहाज जो है उनको रास्ता ईरान ने दिया, ये तीनों एक साथ ही करीब करीब निकले। कुछ 12-13 घंटे या 24 घंटे का गैप हो सकता है, इसलिए शिवालिक पहले पहुंच गया। लेकिन आप देखिए कि ट्रंप क्या धमकी, नई चाल क्या चल रहे हैं कि बाकी लोग उनके साथ आ जाएं, ईरान अलग थलग पड़ जाए। इसके लिए ट्रंप की रणनीति क्या है उसे समझना बड़ा दिलचस्प है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो अमेरिका है वो अलग थलग पड़ गया इस पूरे मामले को लेकर के, इस युद्ध के अंदर। उसे लगने लग गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मैंने सोया हुआ सांप छेड़ दिया और ये परेशानी हो गई। अब देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ईरान मामले में अगर मदद नहीं मिली उसे देशों की, तो नाटो का भविष्य खराब होगा।
अगर सहयोगी देश ईरान के मामले में मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। यह अमेरिका अब कह रहा है, ये 17 दिन बीत जाने के बाद। और एक इंटरव्यू ट्रंप दे रहे थे और इस इंटरव्यू में बाकायदा ये ट्रंप ने कहा कि अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद नहीं करते हैं, अमेरिका चाहता है कि सारे देश उसके साथ आ जाए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा हो जाए और इससे वो अपनी तेल ज़रूरतें पूरी तरह से पूरी कर पाएँ, अपने मन माफिक चला पाएँ। लेकिन ईरान ने अपने हमले इसी बात को लेकर के तेज़ कर दिए हैं। अब ट्रंप ने ये कहा कि यूक्रेन की अमेरिका ने मदद की, जबकि उससे हज़ारों मील दूर है। अब देखना होगा कि सहयोगी देश अमेरिका की मदद करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये सवाल मैंने शुरुआत में ही छोड़ा। इसको लेकर के बाकी देशों का रुख क्या है, ये बड़ा समझना दिलचस्प है। इसको लेकर के जैसे जर्मनी की हम बात कर लें, जर्मनी ये कह रहा है कि ईरान से जुड़े युद्ध में शामिल नहीं होगा। भाई हम क्यों मोल लें में, जर्मनी ने साफ कह दिया। और ना ही अपने सैन्य बल के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के किसी भी अभियान में जर्मनी हिस्सा लेगा। ये जर्मनी का ऑथेंटिक बयान सामने आ गया। ग्रीस, छोटे छोटे देश हैं, ग्रीस ने क्या, ग्रीस के जो सरकारी प्रवक्ता हैं पावलोस, उन्होंने ये कहा कि उनका देश भी हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री स्टारमर, उन्होंने कहा कि उनका देश मिडिल ईस्ट में व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होगा। तो ब्रिटेन में मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, ग्रीस ने मना कर दिया। इससे लग रहा है कि अमेरिका का क्या होगा, ये सवाल है। और ब्रिटेन तो यह भी कह रहा है कि उसकी प्राथमिकता इलाके में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। लेकिन ये पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट और इस वक्त ईरान जहां बताया जा रहा है कि हमले कर रहा है, तो इजराइल में कर रहा है, कुवैत में कर रहा है, जॉर्डन में कर रहा है, सऊदी अरब में कर रहा है, ओमान में कर रहा है, यूएई में कर रहा है, कतर में कर रहा है, और इसके साथ साथ कतर के आगे बहरीन, वहाँ पर भी जो है ईरान हमले कर रहा है। अब ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आगे की जो स्थितियां हैं वो ये तमाम जो छोटे छोटे और देश हैं ये भी तय करेंगे। ये कैसे तय करेंगे कि अमेरिका जब उनसे ये गुजारिश कर रहा है, उनसे गुहार लगा रहा है कि आप मेरे साथ आइए और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना सैन्य ताकतें, आप सैन्य बल भेजिए। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट हमारे कब्जे में हो गया तो ईरान युद्ध हार गया, लेकिन देशों ने मना कर दिया। अब आगे क्या होगा? दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जो सामने आई, ईरान ने भारत के सामने जो मांग रखी है उस पर भारत का रिएक्शन क्या होगा? क्या भारत ईरान को दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण सप्लाई करेगा जिनकी ईरान को इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है? अगर करता है तो अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा? और अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जानकारी या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की ही हम बात कर लें तो ये कह रहे हैं कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं वो रसिया में हैं, रूस में। तो अमेरिका की ये भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, इजराइल की भी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है कि उनका हाल पहले सुप्रीम लीडर खामेनेई जैसा किया जाए। तो अब इस युद्ध का मोड़ क्या है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कमज़ोर है, कौन मजबूत है? इस स्थिति पर देखें तो आज की तारीख में 17वें दिन के बाद में अमेरिका की स्थिति जो है, जैसा सोचा था वैसा उसके पक्ष में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी आप इसे कैसे देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।